Hello guys, I am Ajay, second MBBS student from Diamond Harbour Government Medical College. Today I am discussing about how to read NCERT for NEET. देखिए, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े ताकि अच्छे मार्क आए या मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हो या टेस्ट में इम्प्रूवमेंट हो। सो गाइज आज मैं वही बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे कि नीट 2024 का स्कीम के बारे में आप सबको पता ही होगा। तो देखिए, आज तक होता क्या था, अब तक का ट्रेंड क्या था, मतलब 23 को छोड़ दे, 23 22, हाँ 23 24 को छोड़ दे, तो उसके पहले क्या होता था, एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता था। ऐसा क्या कि 23 24 में भी डायरेक्टली बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीईआरटी से डायरेक्टली लाइन उठा के उसको मैचिंग टाइप से दे दिया जाता था। और गाइस देखिए, इतना स्कैम होने के बाद अभी ऐसा नहीं लगता है कि क्वेश्चन अब वो पहले जैसा एनसीईआरटी का लाइन पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन सही है, एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्टिंग होगा। सेम लाइन को ही आपको घुमा के बोला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को तो पहले भी पता था कि एनसीईआरटी पढ़ना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट नीट के लिए। अब भी पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। अब एनसीईआरटी आप कैसे पढ़ते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके आपका नंबर डिसाइड होगा। अब ठीक है, आप ऊपर पर एनसीईआरटी पढ़ लिए तो उसमें आपको कुछ नहीं होगा, वही बस जो आप क्वेश्चन लगा पाएंगे ऊपर पर वाला, बस लाइन लाइन जो उठा के पूछा रहेगा एक दो, वही, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, और जब तक आप अच्छे से एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। एनसीईआरटी पढ़ना, वो भी अच्छे से पढ़ना, उसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सो गाइज देखिए, एनसीईआरटी जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, कोई भी चैप्टर मान लीजिए, कोई भी चैप्टर, जैसे मान लीजिए आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का मान लीजिए, तो देखिए उसमें जैसे ही आप चैप्टर स्टार्ट किए, मतलब मान लीजिए कि कल आपका कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो पहले उस चैप्टर का क्लास अटेंड कीजिए। आप अगर आपका अगर ऑफलाइन कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका पहले क्लास अटेंड करना है। उस दिन जिस दिन क्लास होगा उस दिन क्लास अटेंड करना है। क्लास के टाइम पे उसका नोट लेना है। घर आने के बाद नोट रीड करना है। अगर ऑनलाइन क्लास है तो फिर क्लास के बाद आप नोट रीड कर सकते हैं। नोट रीड कर लिए, उसके बाद नोट रीड करने के बाद फिर एनसीईआरटी उस टॉपिक, जो टॉपिक उस दिन पढ़ाया गया था, मतलब अगर कल आपका कोई टॉपिक पढ़ाया गया है तो उस टॉपिक को कल ही आपको नोट रिवाइज करने के बाद उसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना है उस टॉपिक को। ठीक है, ये हर रोज आपको हर हर रोज आपको एक एक करके टॉपिक पढ़ाया जाएगा, और फिर उसी दिन आपको शाम को या नोट रीड करने के बाद ही आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है। ठीक है, तो हर दिन का काम आपका हर दिन हो गया। अब देखिए, हर दिन आप एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो क्या होगा कि ये आज एक टॉपिक पढ़े, कल एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर परसों एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो परसों वाला जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ पहले दिन का कनेक्शन होगा। अब वही तब आपको रिकवर करना है कि हाँ, पहले दिन क्या पढ़े थे, वही से इसके साथ कनेक्शन करना है। थर्ड डे में जो पढ़ेंगे आप उसके साथ कनेक्शन करना है। तो गाइज ऐसे ही करके आप हर दिन जब पढ़ते जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे, ठीक है, उससे ही काम बन जाएगा आपका। देखिए, और क्या करना है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी एक साइड में एनसीईआरटी रखना है, एक साइड में नोट रखना है। एनसीईआरटी साइड में रखेंगे, नोट साइड में रखेंगे। नोट आप एक बार पढ़ चुके हैं, अब आप एनसीईआरटी पढ़ने का बारी है, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आके आपको हम एक एग्जाम्पल देके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ए वाला टॉपिक आपको पढ़ाया गया है आज, क्या है, जैसे देखिए कि ए वाला टॉपिक पढ़ाया गया है, जैसे मेशिनरी इन द एंजाइम्स। ठीक है, मेशिनरी एंड द एंजाइम्स। देखिए, अब इसमें पढ़ने का तो ऐसे ऊपर से आप पूरा लाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, एनसीईआरटी का ए वाला पोर्शन जो रहता है पूरा खाली रहता है गाइस। ठीक है,
अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप पूरा पढ़िएगा। जैसे द लिविंग सेल सच एसिड कोलाई, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ कैटलिस्ट और एंजाइम्स। ठीक है, द मेन एंजाइम्स रिफर्स टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब देखिए, जैसे ही आप देखें कि मेन एंजाइम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिए कुछ चीज से, और इसी को इधर में लिख दीजिए कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है आपका क्या चीज के लिए, डीएनए एप्लीकेशन के लिए सबसे मेन एंजाइम। ठीक है, इस साइड में आप लिख लीजिए। और ऐसे ही, सिंस इट इज यूज ए डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, प्राइमेज को यूज करता है ये डीएनए टेम्पलेट को बनाने के लिए। डीएनए टेम्पलेट को यूज करके कैटलाइज करता है और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन करता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। किसका कंप्लीट, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, एस्चेरिचिया कोलाई हैज ओनली 4.6 into 10⁻⁶ बेस पेयर एंड कंपेयर इट विथ ह्यूमन हुज डिप्लॉयड कंटेंट इतना है। तो एस्चेरिचिया कोलाई का जो है, एस्चेरिचिया कोलाई का एक प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट होने में 18 मिनट लगता है। जो कि आप देखिए यहाँ से अब आप सेल साइकिल के साथ जोड़ सकते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ था पूरा सेल साइकिल प्रोसेस को होने में 20 मिनट टाइम लगता है, लिखा हुआ था, जिसमें से 18 मिनट आपका रेप्लिकेशन में चला गया, बाकी का 2 मिनट जो रहता है वो सेल का डिवीजन में। अब देखिए 18 मिनट हो गया, तो यहाँ एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन टू बी अप्रोक्सीमेटली कितना है, 2000 बेस पर सेकेंड है। देखिए अब आपको यही वाला पॉइंट यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, लिख लिया आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए, एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड ट्राइफॉस्फेट्स सर्व डुअल पर्पस। देखिए ये वाला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड क्या करता है, ट्राइफॉस्फेट जो है वो 2 काम के लिए यूज किया जाता है। इन एडिशन टू एक्टिंग एज ए सबस्ट्रेट, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड द 2 टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड्स हाई एनर्जी फॉस्फेट सेम एज इन केस ऑफ एटीपी। तो देखिए इसमें बोला गया है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जो है 2 तरह से काम करता है। आप यहाँ पे डीटीपी लिख लीजिएगा, लिखने के बाद उसका 2 फंक्शन, एक सबस्ट्रेट के तरह, एक दूसरा क्या चीज में यूज होता है वो। अब देखिए इतना सा चीज आप पढ़े, उससे आपको बस इतना ही चीज मिला। ठीक है, आप जब पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपको यही चीज देखना है। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, उस टॉपिक का, एक पर्टिकुलर टॉपिक का। आपको जब छोटा छोटा टॉपिक पढ़ाया जाएगा एक दिन में, उस दिन में आपको पढ़ने के लिए एनसीईआरटी में बहुत कम चीज रहेगा। सो आप बहुत ज़्यादा टाइम देकर उसको पढ़ सकते हैं। आप इतना चीज़ पढ़े, उसका आप जीस्ट निकाल लिए, निकालने के बाद यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब दूसरी बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो आपको ये पूरा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। तब आप बस इतना सा पढ़ेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा कि हाँ मेरे पास इतना से बस इतना सही है। आप समझ रहे हैं ना, आपको ये पूरा पढ़ने में मान लिए 5 मिनट लगा, पर आप 1 मिनट का 30 सेकेंड में आप पूरा ये रिवाइज कर लिए। समझ रहे हैं? अब देखिए जैसे यहाँ पे आ गए, डीएनए रेप्लिकेशन में तीन एंजाइम यूज किया जाता है। जैसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का आपके नोट में लिखा होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3। देखिए जो चीजें आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है पर आपके नोट में है। जैसे मेरे को यहाँ पे लगा था कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, उसका तीनों नाम यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पे देखिए तीनों नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3, उसका फंक्शन में डीएनए पॉलीमरेज 1 का मेजर रिपेयर एंजाइम है, माइनर रिपेयर एंजाइम है 2, और थर्ड जो है मेन एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन प्रूफ रीडिंग एंजाइम है। ठीक है, अब आप लिख लिए। आपको हर बार एनसीईआरटी जब पढ़ना रहेगा टेस्ट के पहले या एग्जाम से पहले, तो आपको हर बार नोट खोल के देखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे मिल जाएगा सब कुछ, कोई ज़रूरत नहीं है आपको हर बार नोट खोल के साथ में नोट लेके बैठे, यहाँ पे नोट रखे हर बार एनसीईआरटी रखे, ऐसे करके फिर मैच करके पढ़ाएं। ऐसा नहीं होगा। अब देखिए जैसे ही आप लिख लिए, आपको अब बाकी नोट का सारा चीज़ भूल जाना है।
बस उस नोट इसीलिए किया जाता है ताकि आप समझ पाए थोड़ा, ठीक है। अब जो काम का चीज़ था वो आप यहाँ पे लिख लिए। अब रिवीजन करते टाइम आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना चीज, बस, और कुछ नहीं। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन का बात, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन देखिए ये क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। देखिए एक से ज्यादा कब रहेगा, ये एक किस में रहता है, प्रोकैरियोट्स में, और एक से ज्यादा किस में, यूकैरियोट्स में। तो आप समझ सकते हैं ना, देखिए कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन लगा था कि हाँ सही है ये काम का है तो हम लिख लिए हैं, ताकि हमको दोबारा नोट ना खोलना पड़े। इससे क्या होगा, मेरा रिवीजन टाइम भी घट गया, इफेक्टिवली हम रिवाइज भी कर पाएंगे, सारा ये चैप्टर का सारा चीज रिवाइज कर पाएंगे इजीली। टेस्ट के पहले 1 घंटा में पूरा चैप्टर, 12 से 12 चैप्टर हो जाएगा। अब देखिए जैसे मेरा रिवाइज भी हो गया, पूरा टॉपिक हम अच्छे से पढ़ भी लिए, उसका कंसेप्ट भी समझ में आ गया, नोट भी रिवाइज हो गए, और क्या चाहिए क्या। अब हर बार जब आप टेस्ट से पहले एक बार करके यही वाला चीज पूरा पढ़िएगा तो आप ही बोलिए, अब पूरा चीज जो आप ये पूरा पढ़िएगा तो आपको लगता है कि आप भूल पाएंगे या आपको दिक्कत होगा टेस्ट के पहले रिवाइज करने में, बोलिए, मुझे तो नहीं लगता। अब इतना जब कर लेंगे, आप अगर इतना जब कर लिए ना, तो आप पूरा चैप्टर को 1 से 2 आवर में आप पूरा 12 से 12 चैप्टर आप रिवाइज कर पाएंगे टेस्ट के पहले, या एग्जाम से पहले भी आप रिवाइज कर लेंगे अच्छे तरीके से। जबकि बहुत बच्चा को सुनने को मिलेगा कि मेरे से तो टेस्ट का ही सिलेबस रिवाइज नहीं हो रहा है। अब होगा कैसे, जब ये सब नहीं करके रखेंगे अभी से, तो बाद में जाकर तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, सबको जितना टाइम मिलता है उतना ही मिलता है। अभी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप वो सब काम कीजिए ताकि बाद में आपको टाइम कम लगे, ठीक। अब देखिए इतना जब आप कर लिए, में अच्छा स्कोर दिलाने के लिए काफ़ी है। ज़्यादातर टॉपर लोग जी मेथड यूज करते हैं, इसीलिए वो लोग का स्कोर हमेशा देखिएगा एक एवरेज बच्चा से एक टॉपर वाला बच्चा, वो कोई और नहीं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं रहता है। यही यही कुछ कुछ स्ट्रेटजी वो लोग को ऊपर नंबर स्कोर और ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प करता है। आप भी अप्लाई कीजिए, हो सकता है अगला टॉपर आप भी बन सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही था।